मनोविज्ञान में ना एक बहुत ही अजीबोगरीब आंकड़ा है। हाँ। मतलब जब कोई इंसान जीवन में कुछ बड़ा हासिल करता है, हाँ, 90% मामलों में वो खुद को ही उसका पूरा श्रेय देता है। बिल्कुल वो कहेगा कि ये मेरी अपनी मेहनत है, मेरी बुद्धिमत्ता है और मेरा संघर्ष है। लेकिन जब वही इंसान किसी काम में बुरी तरह फेल होता है ना, तो 90% बार वो इसके लिए अपनी किस्मत या फिर खराब समय और अर्थव्यवस्था को जिम्मेदार ठहराने लगता है। हाँ, मतलब या तो आसपास के लोगों को दोष देगा। ऐसा क्यों है कि इंसानी दिमाग अपनी जीत का तो मतलब पूरे गाजे बाजे के साथ जश्न मनाता है, लेकिन हार के समय उसे कोई बलि का बकरा चाहिए होता है? ये मनोविज्ञान का ना एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूँगी गहरा विरोधाभास है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा यानी इस डीप डाइव का जो मुख्य विषय है वो बिल्कुल यही है। राइट। हम आज उन मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक पहलुओं का खंगालने वाले हैं जो ये तय करते हैं कि आखिर कोई इंसान दुनिया की हर चीज से भागने में तो माहिर हो सकता है, लेकिन वो खुद से क्यों नहीं भाग पाता। सही कहा। तो इस चर्चा का हमारा मिशन ये समझना है कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी का ये जो पूरा विज्ञान है ये काम कैसे करता है। बिल्कुल। और कैसे सिर्फ अपनी गलतियों की और अपनी वर्तमान स्थिति की 100% जिम्मेदारी लेने भर से कोई भी आम इंसान पूरी तरह से असाधारण बन सकता है। ये बहुत जरूरी बात है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है ना कि जब हम इंसानों को कोई बाहरी चीज पसंद नहीं आती तो हमारे पास एक बहुत ही सीधा सा उपाय होता है। हाँ, बाहर निकलने का रास्ता। एग्जैक्टली। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई फिल्म पसंद नहीं आ रही है तो वो बस थिएटर से बाहर निकल जाता है। कोई शहर या नौकरी पसंद नहीं आ रही तो लोग बोरिया बिस्तर बांधते हैं और किसी नई जगह चले जाते हैं। हाँ, एक नई शुरुआत के लिए। तो ये एक तरह का ना भौगोलिक बदलाव है जो बहुत आसान लगता है। बिल्कुल। बाहरी दुनिया में हमें वो जो एग्जिट डोर है या बाहर निकलने का रास्ता वो बहुत आसानी से दिख जाता है। ये एक बाइनरी स्थिति है, मतलब या तो कोई इंसान उस जगह पर है या वो नहीं है। और मानव मस्तिष्क को ना इस तरह के स्पष्ट और तुरंत लागू होने वाले समाधान बहुत सुकून देते हैं। अच्छा। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति अपनी आंतरिक कमियों से भागने के लिए इन बाहरी बदलावों का सहारा लेता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब बात मानव मनोविज्ञान या व्यक्तिगत जिम्मेदारी और अपनी असफलताओं का सामना करने की आती है ना, तो वो बाहर निकलने का रास्ता अचानक से गायब हो जाता है। बिल्कुल, वो रहता ही नहीं है। मतलब कोई इंसान अपना सारा सामान बांध सकता है, सबसे महंगी फ्लाइट पकड़ सकता है और 7 समुंदर पार किसी अनजान देश में जा सकता है, लेकिन उसकी जो असली समस्या है वो तो उसके साथ ही है। हाँ, उसकी आदतें, उसका आलस या उसका नजरिया वो उसके साथ उसी प्लेन में बगल वाली सीट पर बैठा होता है। सच कहा आपने। ये स्थिति दरअसल इंसान के अपने ही अहंकार, जिसे हम ईगो कहते हैं, उसके साथ एक बहुत बड़े टकराव की है। आपने शुरुआत में जो सफलता और असफलता के श्रेय वाली बात कही थी ना, हाँ, वो 90% वाला आंकड़ा। हाँ, तो अगर हम उसके पीछे के तंत्र यानी उसके मैकेनिज्म को समझें तो मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक असंगति कहा जाता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये तो एक काफी भारी भरकम शब्द है। हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल है। क्या हम इसे थोड़ा सरल भाषा में डिकोड कर सकते हैं? आखिर ये कॉग्निटिव डिसोनेंस हमारे दिमाग में काम कैसे करता है? जरूर, मैं समझाती हूँ। इसे ऐसे समझिए कि इंसानी दिमाग ना एक ही समय में 2 विरोधी विचारों को स्वीकार नहीं कर सकता। अच्छा। अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में ये छवि है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं हमेशा सही फैसले लेता हूँ, हाँ? लेकिन असल जिंदगी में वो कोई बहुत बड़ी गलती कर देता है या फेल हो जाता है, तो एक क्लैश होता होगा। एग्जैक्टली। दिमाग में एक जबरदस्त तनाव पैदा होता है और इस तनाव और मानसिक दर्द से बचने के लिए दिमाग तुरंत एक डिफेंस मैकेनिज्म यानी अपनी एक रक्षा प्रणाली चालू कर देता है। ओहो। वो खुद को बचाने के लिए ना एक झूठी कहानी गढ़ता है कि मैं तो स्मार्ट हूँ, लेकिन उस टीचर ने पेपर बहुत कठिन बनाया था, या फिर मार्केट की हालत ही खराब थी, मेरी कोई गलती नहीं थी। बिल्कुल। दिमाग अपनी गलती मानने के बजाय पूरी दुनिया को गलत साबित करने में लग जाता है ताकि उसका जो ईगो है ना वो सुरक्षित रहे। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपना स्मार्टफोन चला रहा हो और अचानक उसका फोन हैंग होने लगे। हाँ। अब उसका जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खुद को क्रैश होने से बचाने के लिए क्या करता है? वो सारा दोष ना बैकग्राउंड में चल रहे छोटे छोटे ऐप्स पर डाल देता है और उन्हें बंद करना शुरू कर देता है ताकि स्क्रीन पर सब कुछ ठीक दिखे। अरे, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। हमारा दिमाग भी अपनी कमियों को बैकग्राउंड के ऐप्स यानी परिस्थितियों या माता पिता के सपोर्ट की कमी या पैसों की तंगी पर डाल देता है ताकि हमारा मेन सिस्टम यानी हमारा जो अहंकार है वो क्रैश ना हो। ये बहुत ही शानदार और सटीक एनालॉजी है
और यही कारण है कि ये जो ब्लेम गेम है या दोषारोपण का खेल, इसे खेलना इतना आसान होता है। क्योंकि अपनी गलती मानना ना मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत दर्दनाक होता है। बिल्कुल। जब कोई इंसान आईने के सामने खड़ा होकर ये कहता है कि मेरी आज की इस खराब हालत के लिए सिर्फ मेरी खराब आदतें, मेरा रोज का टालमटोल और मेरा खुद का आलस जिम्मेदार है, तो वो दरअसल अपने उस सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम को चुनौती दे रहा होता है। राइट। एकदम सही। वो अपने ही सिस्टम को रीबूट करने की कोशिश कर रहा होता है, जो आसान नहीं है। यहाँ पर ये बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि चलिए मान लेते हैं कि कोई इंसान आईने के सामने खुद से झूठ बोल भी लेता है। वो पूरी दुनिया को यकीन दिला देता है कि वो परिस्थितियों का शिकार है। हाँ, लोग अक्सर करते हैं ऐसा। लेकिन दुनिया को धोखा देने के बावजूद ना एक अदालत ऐसी है जहां कोई भी इंसान कोई वकील खड़ा नहीं कर सकता। बिल्कुल। वो अदालत बाहरी दुनिया में नहीं है, बल्कि इंसान के भीतर मौजूद उसकी अपनी अंतरात्मा है। सच कहा। आप अपना शहर बदल लीजिए, अपना देश बदल लीजिए, अपने सारे दोस्त बदल दीजिए, लेकिन रात के सन्नाटे में ना, जब सारा शोर खत्म हो जाता है, जब कोई व्यक्ति अपने कमरे में अकेला होता है, तब उसका दिमाग सारे बाहरी फिल्टर हटा देता है। तब कोई झूठ काम नहीं आता। एग्जैक्टली। वो अंतरात्मा बहुत ही सीधा सवाल पूछती है कि क्या आज वाकई में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया था, या आज भी सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए नए बहाने गढ़े गए। हाँ, वही। और ये वो समय होता है जब दुनिया का कोई भी शोर उस आंतरिक आवाज को दबा नहीं सकता। बिल्कुल। दिन के उजाले में तो लोग खुद को व्यस्त रख लेते हैं, रील स्क्रॉल कर लेते हैं, दोस्तों से बात कर लेते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में हर इंसान को अपने सच का सामना करना ही पड़ता है। हाँ, उस सच से आप भाग नहीं सकते। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगा, या कहूँ कि इस पूरी प्रक्रिया को चुनौती देना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए क्या चीज़ है जो खटक रही है आपको? मेरा सवाल ये है कि अगर हमारी अंतरात्मा की आवाज़ इतनी ही स्पष्ट है, अगर वो हमें हर रात इस तरह कचोटती है कि हमने आज का दिन बर्बाद कर दिया और हम गलत रास्ते पर हैं, तो क्या? तो फिर अगले दिन सुबह उठकर वही पुराने बहाने बनाना इतना आसान क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इंसान हर दिन ये क्यों कहता है कि आज नहीं यार, कल से पढ़ूंगा, या आज मूड नहीं है, कल से जिम जाऊंगा? क्या ये सिर्फ हमारी जैविक कमजोरी है, या आधुनिक समाज का ढांचा ही ऐसा बन गया है जहां बहाने बनाना सोशली एक्सेप्टेबल हो गया? ये ना एक बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल है, और इसका जवाब हमें न्यूरोलॉजी और हमारे व्यवहारिक विज्ञान के चौराहे पर मिलता है। अच्छा। पहली बात आपने जो कहा कि क्या ये जैविक कमजोरी है, तो हाँ, इंसान का दिमाग एवोल्यूशन के दौरान ना प्रेजेंट बायस, या जिसे हम वर्तमान पूर्वाग्रह कहते हैं, उसके लिए प्रोग्राम किया गया है। प्रेजेंट बायस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि दिमाग का वो हिस्सा जो हमें तुरंत खुशी या डोपामीन देता है, वो हमारे भविष्य की योजना बनाने वाले हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर भारी पड़ जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं कल से काम करूंगा, तो उसे उस टाल-मटोल से उसी वक्त एक राहत मिलती है, एक तरह का इनाम मिलता है। बिल्कुल। बहाना बनाते ही दिमाग को तुरंत उस तनाव से मुक्ति मिल जाती है। और ये जो कल है ना, वो दरअसल दिमाग के लिए एक काल्पनिक जगह है जहां सारा दर्द और सारी मेहनत डाल दी जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। आप देखिए, लोग जिम की मेंबरशिप लेते समय अपने फ्यूचर सेल्फ या भविष्य के रूप के बारे में सोचते हैं, जो बहुत फिट होगा, सिक्स पैक एब्स होंगे। हाँ, जनवरी में जिम भर जाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जब सुबह अलार्म बजता है, तो वो फैसला उस फ्यूचर सेल्फ को नहीं, बल्कि प्रेजेंट सेल्फ को लेना होता है, जिसे उस वक्त सिर्फ एक आरामदायक बिस्तर चाहिए होता है। और आपने जो दूसरी बात की थी सामाजिक स्वीकार्यता की, आज के समय में हम देखते हैं कि इंटरनेट पर सेल्फ केयर या टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी और बर्नआउट जैसे शब्दों का इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ, बहुत ज्यादा। कि लोग अक्सर अपने साधारण आलस को भी ना एक मनोवैज्ञानिक समस्या का नाम देके सही ठहराने लगे हैं। मतलब अगर कोई काम नहीं कर रहा, तो बड़ी आसानी से कह सकता है कि मैं आज मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं। और यही सबसे बड़ा जाल है। मेरी राय में बहाने बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है, और जब समाज उस बहाने को एक फैंसी नाम दे दे, तो इंसान कभी उस दलदल से बाहर ही नहीं आना चाहता। सच में। लेकिन कड़वा सच ये है कि जो व्यक्ति बहाने बनाता है, वो जिंदगी में वहीं का वहीं रह जाता है। बिल्कुल। भले ही वो खुद को कितनी भी तसल्ली दे दे, उसका दिल जानता है कि उसने कहाँ मेहनत नहीं की है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो ये है कि ये जो रोज रोज बहाने बनाने की आदत है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ये क्या है?
ये सीधे तौर पर एक बहुत ही बुनियादी प्राकृतिक नियम से जुड़ी है। आप किस नियम की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रही हूँ कारण और प्रभाव के नियम की, जिसे कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, या कई बार पारंपरिक भाषा में इसे कर्म का नियम भी कहा जाता है। अच्छा, लॉ ऑफ कर्मा। लेकिन जब हम कर्म शब्द सुनते हैं ना, तो अक्सर दिमाग में एक बहुत ही आध्यात्मिक या रहस्यमयी छवि बनती है। हाँ, जैसे भगवान हिसाब रख रहे हैं। एग्जैक्टली जैसे कोई ऊपर बैठा है जो हमारे अच्छे बुरे कामों की बही खाता मेंटेन कर रहा है। लेकिन अगर हम इसे व्यवहारिक विज्ञान के नजरिए से देखें, तो क्या ये दरअसल आदतों के कंपाउंडिंग का विज्ञान है? आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें ना, तो ये प्रकृति का एक बहुत ही तार्किक नियम है। पारंपरिक रूप से इसे ऐसे समझाया जाता है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। मतलब अगर आम का बीज बोया है तो आम मिलेगा, और बबूल का बीज बोया है तो कांटे ही मिलेंगे। सीधी सी बात है। कोई भी व्यक्ति कड़वे बीज बोकर मीठे फल की उम्मीद नहीं कर सकता। इस पुराने बीज वाले उदाहरण को ना, अगर हम आज के डिजिटल जमाने के हिसाब से समझें, तो ये बिल्कुल एक सोशल मीडिया एल्गोरिथम की तरह लगता है मुझे। एल्गोरिथम? वो कैसे? देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी ऐप पर लगातार नकारात्मक वीडियो देख रहा है या मीम्स और समय बर्बाद करने वाला कंटेंट देखता है, तो आपको समझ आ जाता है कि इसे यही पसंद है। हाँ, उस ऐप का एल्गोरिथम ये समझ जाता है कि इस यूजर का यही टेस्ट है, फिर वो उसकी फीड को ना उसी कचरे से भर देता है। बिल्कुल सही। अब वो यूजर ये शिकायत नहीं कर सकता कि मेरे फोन में ज्ञानवर्धक या प्रेरणादायक चीजें क्यों नहीं आ रही हैं, क्योंकि उसने खुद ही तो वो चुना है। एग्जैक्टली। क्योंकि वो कोड उसी के क्लिक्स और उसके समय से लिखा गया है। तो हमारी जिंदगी भी बिल्कुल इसी एल्गोरिथम पर चलती है। अगर हम रोज अपने दिमाग को आलस, टालम टोल और ये मुझसे नहीं होगा वाले विचार फीड करते हैं, तो जिंदगी का एल्गोरिदम हमें असफलता और निराशा ही दिखाएगा। ये बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। हम खुद कोड लिखकर आउटपुट की शिकायत नहीं कर सकते। ये एल्गोरिथम वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक है, सच बता रही हूँ। और अगर हम इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी के चश्मे से देखें, तो ये बात और भी पुख्ता हो जाती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी? हाँ, दिमाग में न्यूरॉन्स के रास्ते होते हैं, पाथवेज होते हैं। अच्छा। हर बार जब कोई इंसान कोई बहाना बनाता है या किसी और को दोष देता है ना, तो वो दरअसल उस बहाने वाले न्यूरल पाथवे को चौड़ा और मजबूत कर रहा होता है। बाप रे। अब ये बार बहाना बनाना उसके लिए और भी आसान हो जाता है, और यही उसका कर्म है। आपकी गलत आदतें, आपका नकारात्मक नजरिया और मेहनत से जी चुराना, ये सब एक ऐसा एल्गोरिदम तैयार कर रहे हैं जिसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ असफलता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस एल्गोरिदम को बदला कैसे जाए? जब किसी इंसान को ये पूरी तरह से समझ आ जाता है कि उसने ही अपनी जिंदगी का ये खराब कोड लिखा है, तो उसके अंदर क्या बदलाव आता है? इस बात को गहराई से समझना ना जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। राइट। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर वे अपनी गलती मान लेंगे तो वे कमजोर हो जाएंगे, उनका ईगो हर्ट होगा। राइट। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि अपनी वर्तमान स्थिति की 100% जिम्मेदारी लेना कोई बोझ नहीं है, बल्कि ये इंसान को दी गई सबसे बड़ी आजादी है। सबसे बड़ी आजादी? वो कैसे? ये तो काफी भारी लग रहा है सुनने में। क्योंकि जब कोई व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि मेरी जिंदगी बिखरी हुई है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं, तो उसी क्षण ना उसके दिमाग में एक और बिजली कौंधती है। क्या? उसे ये एहसास होता है कि अगर ये मेरी वजह से खराब हुआ है, तो इसे सुधारने की ताकत भी सिर्फ मेरे ही पास है। ओह, क्या बात है। इसे मनोविज्ञान में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। हाँ। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी असफलता के लिए उसके माता पिता, उसका बॉस या सरकार जिम्मेदार है, तो उसे अपनी जिंदगी सुधारने के लिए भी उन्हीं लोगों के बदलने का इंतजार करना पड़ेगा। और वो लोग तो कभी नहीं बदलेंगे। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि ये उसकी खुद की जिम्मेदारी है, तो स्टीयरिंग व्हील अब उसके अपने हाथ में आ जाता है। ये तो एक बहुत ही सशक्त करने वाला विचार है, एम्पावरिंग है। मतलब अगर आप ही समस्या है तो आप ही समाधान भी है। एग्जैक्टली। दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है। हाँ। और खुद को बदलने के लिए कोई पहाड़ नहीं तोड़ना होता। ये बदलाव बहुत ही छोटी और बुनियादी आदतों से शुरू होता है। हाँ, बिल्कुल, छोटे छोटे कदमों से। जैसे सुबह अपने तय किए हुए समय पर उठना या अपने समय की कदर करना, और सबसे जरूरी बात, खुद से किए गए छोटे छोटे वादों को निभाना। सच है, लेकिन इन बुनियादी आदतों को अपनाना ना सुनने में जितना आसान लगता है, हकीकत में ये जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है। हाँ, ये तो है। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। यहीं से किसी भी इंसान के जीवन का अंतिम और असली युद्ध शुरू होता है। ये युद्ध किसके खिलाफ है? ये युद्ध बाहर किसी दुश्मन से नहीं है, किसी ऑफिस के प्रतियोगी से नहीं है, और न ही समाज से है।
ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ खुद से है। खुद से? हाँ, इंसान के अपने उस प्रेजेंट बायस से है जो उसे बिस्तर पर पड़े रहने को कहता है। इंसान के उस ईगो से है जो उसे अपनी गलती मानने से रोकता है। जो व्यक्ति इस आंतरिक युद्ध को जीत लेता है, अपने डर और अपने बहानों को हरा देता है, उसे फिर दुनिया की कोई बाहरी ताकत नहीं रोक सकती। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? अक्सर हम जब अपनी जिंदगी को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम एक बहुत बड़े रेस ट्रैक पे दौड़ रहे हैं। हाँ, सबको यही लगता है। हम अपने ऑफिस के सहकर्मियों से आगे निकलना चाहते हैं, अपने पड़ोसियों से बेहतर दिखना चाहते हैं, मतलब अपने समाज से रेस लगा रहे हैं, लगातार भाग रहे हैं। हम लगातार दाएं बाएं देख रहे होते हैं कि कौन हमसे आगे है, कौन पीछे छूट गया। लेकिन वास्तव में अगर इस पूरे मनोवैज्ञानिक चर्चा का निचोड़ निकाला जाए ना, तो उस रेस ट्रैक पर हमारे अलावा कोई और है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। ये पूरी दौड़ सिर्फ हमारे और हमारे अपने पिछले वर्जन के बीच है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि हम इस आंतरिक युद्ध में अपनी जीत की शुरुआत कैसे करें। इसका एक बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक समाधान है, और वो है आज का निर्णय। हाँ, अक्सर लोग अपने अतीत को लेकर रोते रहते हैं कि मैंने अपने कॉलेज के 5 साल बर्बाद कर दिए, या मैंने वो नौकरी छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। लेकिन अतीत में जो हुआ वो न्यूरोलॉजी के हिसाब से एक डेड एंड है। राइट। हो सकता है किसी ने कल तक सही फैसले ना लिए हो सकता है समय बर्बाद किया हो, लेकिन अतीत का पछतावा करते रहने से आपके भविष्य का कोड नहीं बदलता। वर्तमान की जिम्मेदारी लेना ही भविष्य को सुधारने का एकमात्र रास्ता है। आज का निर्णय मतलब ये फैसला लेना कि आज से इसी पल से किसी को भी दोष नहीं दिया जाएगा, ना अपनी किस्मत को, ना अपनी आर्थिक स्थिति को, और ना ही अपने आसपास के लोगों को। बिल्कुल। ये मान लेना कि मेरी जिंदगी मेरा अपना प्रोजेक्ट है, और मेरे रोजमर्रा के छोटे छोटे कर्म ही मेरे भविष्य की पूरी इमारत खड़ी करेंगे। बिल्कुल। और ये एहसास ना इंसान को एक अजीब सी लेकिन बहुत गहरी मानसिक शांति देता है। जब वो ब्लेम गेम खत्म हो जाता है तो दिमाग की वो सारी ऊर्जा जो दूसरों में कमियां निकालने में खर्च हो रही थी, वो अब खुद को बेहतर बनाने में लग जाती है। सही बात है। जो फल मिलना है, चाहे वो सफलता का हो या असफलता का, वो व्यक्ति के अपने ही लगाए हुए बगीचे से आएगा। तो अब हम अपनी इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। हमने शुरुआत की थी इस विचार से कि इंसान सब कुछ छोड़कर भाग सकता है, अपना शहर बदल सकता है, लेकिन अपने आप से और अपने उस कॉग्निटिव डिसोनेंस से नहीं भाग सकता। बिल्कुल नहीं। हमने ये भी देखा कि कैसे आईने के सामने खड़े होकर अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी लेना, दोषारोपण के उस पुराने स्मार्टफोन वाले बैकग्राउंड ऐप को हमेशा के लिए बंद कर देना है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, हमने ये समझा कि कर्म कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि हमारी अपनी आदतों और फैसलों का रोजाना लिखा जाने वाला एक एल्गोरिदम है। और अंततः ये विज्ञान हमें ये पूरा भरोसा दिलाता है कि अगर आज न्यूरॉन्स के रास्ते बदल दिए जाएं, अगर आज बहाने बनाने की जगह काम करने का दर्द चुन लिया जाए, तो आने वाला कल निश्चित रूप से एक बेहतरीन परिणाम लेकर आएगा। बिल्कुल। खुद से ईमानदारी ही वो इकलौती मास्टर चाबी है जो किसी भी इंसान के लिए असाधारण बदलाव के दरवाजे खोल सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूँ जिस पर सुनने वाले गहराई से सोच सकें। कल्पना कीजिए कि अगर आज रात 12 बजे के बाद दुनिया की हर डिक्शनरी, हर किताब और हर इंसान के दिमाग से किस्मत, संयोग या लक नाम का शब्द हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। ओहो। और कल सुबह उठने वाले हर इंसान को अपने न्यूरोलॉजिकल स्तर पर 100% यकीन हो जाए कि उसके साथ आज जो भी होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ उसी की मेहनत और उसी के फैसलों का नतीजा होगा। तो क्या होगा? तो क्या कल सुबह से पूरी दुनिया के काम करने का तरीका हमेशा के लिए नहीं बदल जाएगा? क्या लोग वो सूटकेस खोलकर अपनी समस्याओं से भागने के बजाय अंततः अपने आईने के सामने खड़े नहीं हो जाएंगे? ये तो सच में बहुत गहरा सवाल है। सोचिएगा जरूर।